3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाया रक्षाबंधन का पर्व, जेल में नहीं बनी राखी। बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर बांधा रक्षा सूत्र, रोडवेज बसों में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। रविवार को भाई बहन की प्रेम प्यार और रक्षा से जुड़े पर्व रक्षाबंधन को कोरोना नियमों के मुताबिक शहर भर में मनाया गया। पूरे दिन बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे। राखी की रौनक दिन भर चली। वहीं धूप छांव के मौसम के बीच लोगों ने पतंगबाजी का भी लुत्फ उठाया। सुबह से ही बाजारों में मिठाइयों और पतंगों की दुकानों पर भीड़ जुटी रही। विवाहित बहनों ने ससुराल से पीहर आकर शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों की राखी बांधी और उन्हें श्रीफल देकर उनसे रक्षा का संकल्प लिया। भाइयों ने भी अपनी क्षमता अनुसार बहनों को रक्षा का वचन देने के साथ उपहार भेंट किए। अमूमन हर घर में हिंदू धर्म के इस प्रमुख त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्या कहना है इस त्यौहार पर बहनों का, आइए सुनते हैं। ये त्यौहार भाइयों के लिए बनाया जाता है और उन भाइयों की लंबी उम्र के लिए बनाया जाता है। और मैं तो यही कहूँ कि हर बहन मतलब खुश रहनी चाहिए हर भाई से, और भाई अपनी बहन की ताकत होता है। और अब जैसे हाल में हैं, जैसे आज हम ससुराल पीहर जाएंगे अपने भाई के लिए राखी लेके, उनकी लंबी उम्र के लिए। जी, वैसे तो हम हमेशा रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ ही मनाते हैं। इस बार भी ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन ये है कि इस बार थोड़ी सावधानी के साथ बना रहे हैं, क्योंकि अभी जो बीमारी चली है उसके कारण हम इतना इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जगह में हम है ना इस तरह का त्यौहार बना रहे हैं। कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे बनाते हैं अब हम वैसे ही बना रहे हैं। क्या उद्देश्य है रक्षाबंधन? रक्षाबंधन के त्यौहार का यही उद्देश्य है कि इस दिन मतलब हम भाई की कलाई पे जो सूत्र बांधते हैं उससे हम है ना सोचते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, और यही है उद्देश्य है सबसे बड़ा कि वो हमारी रक्षा करेगा, जीवन भर हमारा साथ ऐसे बना रहेगा। वो एक सूत्र होता है, उसके अंदर बहुत सारी दुआएं होती है, उसके अंदर बहुत सारा आशीर्वाद होता है कि वो हमारी तो रक्षा करता है, लेकिन उसकी रक्षा कौन करेगा? तो उसकी रक्षा के लिए वो भगवान से लिया हुआ एक तरीके का वरदान या आशीर्वाद ही होता है। ये हिंदुओं का त्यौहार है और ये हमारे भाई के कलाई पे एक राखी का डोरा और राखी सूत्र बांधने के लिए बनाया जाता है। और भाई हमारा भाई हमेशा हमारे साथ रहे, इसलिए उसको बनाया जाता है। इस बार राखी किस तरीके से बना रहे हैं? कितने धूमधाम से आप लोग बना रहे हैं? हमेशा ही धूमधाम से ही बनाए जाते हैं। इस बार भी देखिए आप कितनी सारी भीड़ है, घर में सब बहनें आई हुई है, सब अपने ससुराल से, और धूमधाम से बनाएंगे इसको। भाई बहन के रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर कोरोना के चलते इस बार भी जेल में सजायाफ्ता भाइयों को उनकी बहनें रक्षा सूत्र नहीं बांध सकी। बंदियों की कलाइयां सूनी रहने के कारण जेल के अंदर मायूसी का माहौल बना रहा। बहनों ने बताया कि उन्हें जेल में रक्षाबंधन पर रोक की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में वो दूर दराज गाँवों और शहरों से अपने भाइयों को रक्षाबंधन के लिए राखी बांधने जेल पहुंच गई, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। बहनों ने धरना देकर जेल प्रशासन से आग्रह किया कि कैसे भी हो उन्हें अपने भाइयों से मिलने दिया जाए और रक्षा सूत्र बांधने दिया जाए, लेकिन जेल प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद जेल के गेट के बाहर धरने पर बैठी बहनों ने जेल प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर कई बहनों के आंखों में आंसू भी देखे गए। जेल में सजा काट रहे भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते पहले भी रक्षाबंधन पर अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं बांध सकी। इस बार फिर से राखी बांधने पहुंची तो उन्हें जेल प्रशासन ने राखी नहीं बांधने दी। उन्होंने बताया कि कम से कम उनके द्वारा लाई गई मिठाई, नारियल और राखी जेल के अंदर ही पहुंचा दें तो उन्हें संतोष होगा। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हर साल की तरह इस बार भी रोडवेज बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का तोहफा प्रदान किया गया, जिसके चलते केंद्रीय बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही महिलाओं की भीड़ जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, नागौर, उदयपुर जाने के लिए पहुंच गई, जिससे बसें खचाखच भर गईं। बस स्टैंड पर किसी को भी कोरोना का खौफ नहीं था, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही थी। रोडवेज प्रशासन भी भीड़ के सामने अपने आप को बौना महसूस कर रहा था। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के ऊपर फ्री यात्रा का आदेश जारी किया है।
उसके ऊपर राजस्थान रोड ने भी महिलाओं को रक्षाबंधन पे फ्री यात्रा करने के लिए आदेश जारी किए हैं। तो उसके अंदर रक्षाबंधन आज 22 तारीख को रात को 12 बजे से लेकर के वापस रात को 11:59 तक वॉल्वो और डिलक्स वाहन के अलावा सभी वाहनों में फ्री यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके लिए महिलाएं रक्षाबंधन पर अपनी बहनों अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए फ्री यात्रा करेगी। ये सुविधा कराई गई है राजस्थान। गोल्ड ज्वेलरी पर होल मार्किंग यूनिट आईडी के विरोध में देश भर के ज्वेलर्स हड़ताल पर। अजमेर में नया बाजार के ज्वेलर्स ने हड़ताल रखकर दिया धरना और ज्ञापन। गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्क के तहत होल मार्किंग यूनिक आईडी के विरोध में सोमवार 23 अगस्त को पूरे देश भर के ज्वेलर्स हड़ताल पर रहे। अजमेर में श्री अजमेर सर्राफा संघ के बैनर तले अध्यक्ष अशोक बिंदल और महामंत्री सुशील वर्मा के नेतृत्व में ज्वेलर्स ने जिला कलेक्टर को वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्री पीयूष गोयल के नाम ज्ञापन सौंपकर होल मार्किंग यूनिक आईडी का विरोध किया। सुशील वर्मा ने बताया कि अजमेर सर्राफा संघ होल मार्किंग का स्वागत करता है, लेकिन होल मार्किंग यूनिक आईडी का समर्थन नहीं करता। यूनिक आईडी एक विनाशकारी प्रक्रिया है जो वर्तमान अनिवार्य होल मार्किंग प्रक्रिया में आभूषणों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती। पंजीकरण रद्द करने, दंडात्मक प्रावधान, तलाशी और जब्ती का तत्व तय उद्योग में इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देगा। सांकेतिक हड़ताल AUID को मनमाने ढंग से लागू करने के खिलाफ यह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है। भारत सरकार ने जो ज्वेलर्स पे अनिवार्य हॉलमार्किंग किया है, हम सभी ज्वेलर्स भाई उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो इसके साथ में एक नया कानून अमेंडमेंट किया है HUID कोड, हम उसका घोर विरोध करते हैं। उसका एक रीज़न ये है मेन, हम व्यापारिक वर्ग इतनी पेपर वर्क नहीं कर पाएंगे और टेक्निकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। न तो आज इंडिया के अंदर हमारे अजमेर के अंदर ही एक हॉलमार्क सेंटर है, अगर हम इसको यूनिक आईडी कोड को हम मान लेते हैं तो हमारा जो माल होगा वो 5 से 7 दिन तक HUID कोड होके हमको मिलेगा ही नहीं। बेसिकली इसमें बहुत रिस्क भी है। हम जैसे हमारा माल आता है स्टॉक में, हमको HUID कोड के लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो निज गोपनीयता है हमारा सारा स्टॉक स्टेटमेंट BIS मांग रही है, जो बेसिकली गलत है, कानूनन अपराध है। कानूनन उनको अधिकार ही नहीं है BIS को कि हम हमारा स्टेटमेंट को देवें। आने वाले जो समय है वो हम उसका भरपूर हम स्वागत करते हैं हॉलमार्क का, लेकिन हम HUID का घोर विरोध करते हैं। और अगर ये सांकेतिक हड़ताल के बाद भी सरकार नहीं मानती है तो हम कोर्ट में जाएंगे इसके विरोध में। के अध्यक्ष अशोक बिंदल ने बताया कि होल मार्किंग ज्वेलर्स द्वारा प्रस्तावित पॉइंट ऑफ सेल पर आधारित होना चाहिए, जबकि स्टोरेज, डिस्प्ले, ट्रांजिट, एग्जिबिट टू सेल, मैन्युफैक्चरिंग आदि के अन्य सभी अनुप्रयोगों की BIS एक्ट और रेगुलेशन को हटा देना चाहिए। नई हॉल मार्किंग प्रक्रिया HUID में आभूषणों को काटना, पिघलाना और स्क्रैप करना शामिल है, जिसे बेचने या आभूषण क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हॉल मार्किंग की पूरी प्रक्रिया विफल हो जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा देश में मनमाने ढंग से लागू अनिवार्य हॉल मार्किंग प्रक्रिया के विरोध में आज सर्राफा व्यवसायियों ने सांकेतिक हड़ताल रखकर सरकार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। धार्मिक नगरी पुष्कर में स्थानीय पुरोहितों ने पवित्र सरोवर में किया विशेष श्रावणी स्नान। पुष्कर सरोवर के मुख्य घाटों पर सैकड़ों पुरोहितों ने 108 स्नान कर पापों का किया प्रायश्चित। रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई अपनी बहनों को सुरक्षा का वचन देते हैं, तो वहीं राजस्थान के पुष्कर में तीर्थ पुरोहित विशेष श्रावणी स्नान करते हैं। रविवार को धार्मिक नगरी पुष्कर में स्थानीय पुरोहितों ने पवित्र सरोवर में होने वाला विशेष श्रावणी स्नान किया। पौराणिक शास्त्रों में ऐसी मान्यता रही है कि श्रावण मास की पूर्णिमा पर 10वें स्नान कर श्रावणी कर्म करने से विप्र समाज को ज्ञात और अज्ञात पापों से मुक्ति मिलती है। इसी मान्यता के अनुरूप पुष्कर सरोवर के मुख्य घाटों पर सैकड़ों पुरोहितों ने 108 स्नान कर पापों का प्रायश्चित किया। पुष्कर सरोवर के रामघाट, ब्रह्मघाट और वराह घाट पर श्रावणी कर्म करने वाले ब्राह्मणों का तांता लग गया। मुख्य आचार्य पवन राज ऋषि के सानिध्य में किए गए इस अनुष्ठान में पहले 10वें स्नान किया गया। इसके अंतर्गत गौमूत्र, घी, पूसा, स्वर्ण, गोबर, दूध, मृतिका, फल, वनस्पति और दर्मा का स्पर्श कर शरीर को पवित्र किया गया। इसके बाद भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अलग अलग वस्तुओं से स्नान किए गए। जो रक्षाबंधन के दिन ये जो कर्म होता है इसे श्रावणी कर्म कहा जाता है और हेमाद्रि स्नान भी इसे कहा जाता है। जो हमसे ब्राह्मणों से या जो जनेऊ पहनने वाले व्यक्ति हैं, जो उन सबसे साल भर में जो जाने अनजाने जो भी पाप होते हैं उनके प्रायश्चित के लिए, उनके दोष मुक्ति के लिए हम यह
हेमाद्रि स्नान का आयोजन करते हैं। तो इसमें हम प्रथम दशविध स्नान करते हैं, उसके बाद में हम हेमाद्रि स्नान का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी ब्राह्मण बंधु आते हैं और नानाविध प्रकार से, जैसे कुशा के द्वारा और अपने दुर्वा के द्वारा, अपामार्ग के द्वारा, गोमय के द्वारा, भस्म के द्वारा, इसमें नानाविध मंत्रों से, मुद्राओं के द्वारा इसमें स्नान होता है। भगवान से पापों की मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। ब्राह्मण समाज ने शुद्धिकरण और देवकर्म करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए इस धार्मिक अनुष्ठान में उत्साह के साथ भाग लिया। श्रावणी कर्म के दौरान सभी हिंदू देवी देवताओं को अर्घ देकर मानव मात्र के कल्याण की कामना की गई। इस अवसर पर ऋषि मुनियों और अपने अपने आराध्यों को तर्पण भी दिया गया। पुरोहितों के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होने के कारण श्रावणी कर्म करने का विशेष महत्व होता है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर विशेष रूप से ब्राह्मण द्विजातीय बंधुओं के लिए आज के दिन श्रावणी उपाकर्म करना अनिवार्य होता है। जो भी ब्राह्मण वर्ग है उसे श्रावणी उपाकर्म 101% करना चाहिए, अन्यथा वह ब्राह्मण नहीं है। आज संस्कृति दिवस है, आज रक्षाबंधन है, आज हयग्रीव जयंती है। इतने भव्य उत्सव के दरमियान अगर ब्राह्मण श्रावणी उपाकर्म नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ होता है। आज पुष्कर के प्रधान वराह घाट पर पुष्कर के द्विजातीय बंधुओं द्वारा श्रावणी उपाकर्म भव्य और धूमधाम तरीके से किया गया, जिसमें यहाँ के पवन राजौरिया, कालू निर्मल जी मिश्रा, दास रविकांत आदि सभी ब्राह्मण बंधुओं ने यहाँ पर श्रावणी उपाकर्म किया और उसका आनंद लिया। श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय पुष्कराज जी की। हम लोग सभी यहाँ पर तीर्थ गुरु पुष्कराज जी के सानिध्य में 200 के करीब यहाँ पर वेद पाठी, विप्र, ब्राह्मण, विद्वान सभी उपस्थित हुए हैं। आज परम पावन श्रावण पूर्णिमा है। आज के दिन श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म के अंतर्गत दशविधि स्नान किया जाता है। दशविधि स्नान क्या है? भस्म से, गोमय से, पंचगव्य से, पुष्प से, फल से, धान्य से, हिरण्य से आदि द्रव्यों से स्नान किया जाता है। दूर्वा, अपामार्ग, सर्वौषधि इत्यादि से स्नान किया जाता है। स्नान करने का महत्व क्या है? तो सभी द्रव्यों से अलग अलग तरीके से स्नान करने का महत्व है। सर्वौषधि से स्नान करने से सभी प्रकार के शरीर के अंदर रोग नाश होवे, शमन होवे। कुशा के जल से स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता की कृपा बनी रहे, परिवार में सदा मंगल ही मंगल होती रहे। और हमने वर्ष भर में, पिछले एक वर्ष में हमने जो भी कर्म किया, पुण्य, पाप, कर्म, अकर्म मनुष्य से होता ही रहता है। तो ज्ञान में या अज्ञान में जो भी हमसे पाप कर्म हो गए हों, भूल हो गए हों, उसका प्रायश्चित यह कर्म है। इसे करने से अज्ञान रूपी किया हुआ कर्म, भूल से हुआ, हम सड़क पे चल रहे हैं, पैर पड़ गया, पैर के नीचे कीड़े मर गए, यह अज्ञानतावश हमसे पाप हो गया। ऐसे पापों का शमन हो जाता है। जानबूझ के किया हुआ पाप किसी भी कर्म के करने से शमन नहीं होता, उसका तो दंड ही है। इसलिए जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए। और बहुत ही विधि विधान से वेद पाठी ब्राह्मणों के सानिध्य में प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ तीर्थ गुरु पुष्कराज की कृपा से सन्निधि में हम यहाँ करते हैं। मेरा नाम एक कोई मंत्र बोले को अच्छा सा। हरि ओम इदं विष्णुर्वि चक्रामेत्रेधा निदधे पादं समूढ़मस्यापाग्गो सूरे स्वाहा। ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ पुष्कर में जहां आज शताधिक छात्र वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, मैं वहां पर वर्तमान में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हूं। नमस्कार। जगत पिता ब्रह्मा और वेद माता गायत्री को बांधा रक्षा सूत्र। श्रावणी नक्षत्र में जगत पिता ब्रह्म और वेद माता गायत्री को रक्षा सूत्र बांधकर की विश्व कल्याण की कामना।
यूं तो राखी का त्यौहार भाई बहनों के पवित्र प्रेम को समर्पित है, पर पुरातन पुराणों के अनुसार अपने इष्ट को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे कल्याण की कामना भी की जाती है। इन्हीं मान्यताओं के चलते विश्वविख्यात जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर विशेष श्रृंगार की व्यवस्था की गई। जगत पिता ब्रह्मा और माता गायत्री को रक्षा सूत्र बांधकर विश्व कल्याण की कामना की गई। विश्व का एकमात्र चतुर्मुख ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी के मध्य मूर्ति की स्थापना और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया कर किया था। तब से ही जगत पिता ब्रह्म मंदिर में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर श्रावणी नक्षत्र में जगत पिता ब्रह्म और वेद माता गायत्री को रक्षा सूत्र बांधकर विश्व कल्याण की कामना की जाती है। रविवार को भी मंदिर के अस्थायी प्रबंध समिति और मंदिर के पुजारियों द्वारा पुरातन परंपरा का निर्वहन किया गया। रक्षाबंधन पर जगत पिता ब्रह्मा दर्शन के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जिन्हें कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप मंदिर में दर्शन करवाए गए। मंदिर के पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने बताया कि जगत पिता ब्रह्मा और वेद माता गायत्री को रक्षा सूत्र बांधकर कोरोना रूपी महामारी से मुक्ति की विशेष प्रार्थना की गई है। आज श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन महापर्व पर जगत पिता श्री ब्रह्मा जी महाराज के राखी श्रृंगार किया गया तथा जगत पिता श्री ब्रह्मा जी के रक्षा सूत्र गायत्री माता के रक्षा सूत्र बांधकर जगत का कल्याण हेतु तथा भारत का विश्व में कल्याण हेतु और भगवान से प्रार्थना करी गई तथा भगवान से जो कोरोना रूपी महामारी है उसको समाप्त करने के लिए विशेष प्रार्थना करी गई। आपका नाम? कृष्ण गोपाल सेठ, पुजारी ब्रह्मा मंदिर। पुष्कर कस्बे में कंगन स्टोर में लगी आग से लाखों का नुकसान। पुष्कर में हो रहे अतिक्रमण के चलते समय पर नहीं पहुंच सकी फायर ब्रिगेड, क्षेत्रवासियों ने पाया आग पर काबू। पुष्कर कस्बे के ब्रह्मचौक स्थित एक कंगन स्टोर में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकान में लगी आग पर क्षेत्रवासियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुष्कर ब्रह्मचौक स्थित कंगन स्टोर की दुकान पर अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दुकान मालिक अनुज पार्शर आग बुझाने दुकान पर पहुंचे। दुकान में लगी आग पर क्षेत्रवासियों की मदद से काबू कर लिया गया, जिसके चलते देर से पहुंची दमकल की गाड़ी को बेरंग वापस लौटना पड़ा। दरअसल रात लगभग 3:30 बजे पड़ोसियों को दुकान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठाई दिखाई दी, तो उन्होंने तुरंत दुकान मालिक को सूचना दी। दुकान मालिक अनुज पारशर ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। पुलिस और दमकल को भी सूचना दी गई, लेकिन दमकल अस्थायी अतिक्रमणों की जद में फंसकर समय पर मौके पर नहीं पहुंच सकी। इस बीच स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस आगजनी में लगभग 12 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने का कारण दुकान में शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है। सुबह 3:30 बजे फ़ोन आया था हमारे पड़ोस से कि आपकी दुकान में आग लग गई है। तो मैं आया, यहाँ पे आग लग रही थी, पूरी दुकान में आग लग गई। कम से कम मेरे 12-13 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। तो हमने पुलिस को भी सूचना की थी, पुलिस की गाड़ी आएगी, फायर ब्रिगेड, लेकिन हमने आग को बुझा दिया था। आग का कोई कारण पता चला अभी तक? नहीं सर, नहीं पता, कोई पता नहीं चला है। स्मार्ट सिटी अजमेर का एकमात्र सुभाष उद्यान दुर्दशा का शिकार। अजमेर की छवि हो रही है धूमिल। बाहर से घूमने आए पर्यटकों को टिकट खरीदने के बाद भी नहीं मिल रही सुविधा। सुभाष उद्यान की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग। कोरोना महामारी के चलते मार्च माह में लगे लॉकडाउन के बीच सुभाष उद्यान की रखरखाव के अभाव में काफ़ी दुर्दशा हो चुकी है। फव्वारे बंद पड़े हैं, झूले टूटे हुए हैं, लाइटें भी बंद हैं। हाल ही में निगम द्वारा ठेकेदार को साफ सफाई और रखरखाव के साथ एंट्री टिकट वसूलने का ठेका दिया गया, लेकिन नियमित सार संभाल नहीं किए जाने से हालात जस के तस बने हुए हैं। फरवरी माह में मेयर ब्रजलता हाड़ा ने पार्षदों के साथ उद्यान का निरीक्षण कर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया था कि यथाशीघ्र सुभाष उद्यान की दशा को सुधारा जाए, ताकि पर्यटकों को सौंदर्यीकरण के साथ सभी सुविधाएं भी मिल सके। लेकिन अधिकारियों ने निर्देशों का कोई पालन नहीं किया, जिसके चलते आज भी सुभाष उद्यान के हालात बदतर बने हुए हैं। जगह जगह पक्षी मरे पड़े हैं, जिससे बदबू का आलम है, तो वहीं बंद पड़े फव्वारों में काई जम चुकी है। जिन फव्वारों में पानी आ रहा है वहां भी गंदा पानी होने से पर्यटकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बच्चों के लिए लगाए गए झूले टूटे हुए हैं, जिससे बच्चे चोटिल हो रहे हैं और उनके कपड़े फट रहे हैं। पर्यटकों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है।
आज जब मीडिया ने सुभाष उद्यान का जायजा लिया तो वहां मौजूद पर्यटकों ने अपनी शिकायतों का अंबार लगाकर अजमेर की छवि को धूमिल कर दिया। शायद खबर देखने के बाद अब नगर निगम प्रशासन जागे और यहां के ठेकेदार और अधिकारियों पर कोई सख्त कार्रवाई हो सके, ताकि अजमेर के बाहर से आने वाले पर्यटक यहां से अच्छी यादें लेकर जा सकें। नमस्कार, मैं विजयनगर गुलाबपुरा से हूँ और हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम के लिए आए, जो हमने सोचा कि आसपास कोई एक सी जगह हो जहाँ घूमने चले जाए। हम पास में आए, हमने इस बाग के बारे में बहुत हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है और हमें पता है कि इसको किसने बनवाया, किसने किसका इसमें योगदान है। पर हम जहाँ पे यहाँ पे आए तो हमें ऐतिहासिक चीज़ें कोई भी देखने को नहीं मिली, ना ही यहाँ पे केवल एक सुभाष चंद्र जी की तस्वीर है। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे हमारे राष्ट्र नेता जितने भी देशभक्ति वाले हैं उन सब की तस्वीरें लगाई जानी चाहिए और हमारे जो भारत की संस्कृति है उसको दिखाना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे साफ़ सफाई और मरम्मत का कार्य, पानी, जबकि यहाँ पे पास में ही झील है तो हमें साफ़ स्वच्छ पानी यहाँ पे उपलब्ध करवाना चाहिए। पानी पीने के लिए भी पानी प्रयोग करवाना चाहिए और बहुत सारी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर हर चीज़ के बारे में हमें अगर ये चीज़ें पब्लिक के लिए बनी है तो पब्लिक को पूरा होना चाहिए ना कि हम उसका लाभ उठाए। कैसे ले रहे हैं? अगर अब 5 रुपये टिकट के ले रहे हैं तो विकास कार्य करवाना चाहिए ना। तो बस हमारी यही हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आके, पर हमारी यही उम्मीद है कि अगली बार जब हम कभी भी यहाँ पे आए तो हमें एक अच्छा सा स्वच्छ और अच्छा सा गार्डन मिले। बच्चों को झुलाने फिराने के हिसाब से लाते हैं तो क्या है स्थिति है यहाँ पर? जी सर, मैंने देखा कि कई सारे झूले हैं, अगर कोई बच्चा ऊपर चला जाता है तो वो गिर जाता है, इससे हमारे मानवीय भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। और लोग यही सोचे अपन जब यहाँ पे जाएंगे तो अगली बार हमें ये होना चाहिए ना कि अपन वही देखने चले, तो वो हमें अवसर वो फीलिंग आएगी नहीं कि नहीं हम वहाँ चले। तो मेरी यही प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ के कार्य को अच्छा से अच्छा बनाया जाए और सभी जनता से सहयोग लिया जाए और हम भी जाए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आए तो उसको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम दिल्ली से आए हैं, हम हमारा पीयर इस वजह से घूमने आए हैं, लेकिन यहाँ देखे तो है तो सब अच्छा लगा हमको, लेकिन कहीं कहीं बस पक्षी मरे हुए हैं। जब टिकट करिए तो हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। किस तरह की कोरोना हाँ, कोरोना भी चल रहा है, इस वजह से हम देख रहे हैं ना, थोड़ी बहुत सुविधा भी होनी चाहिए। गार्डन अच्छा लगा हमें, पहले से बेहतर है, लेकिन थोड़ी बहुत पार्क में जैसे पक्षी को देखा मरे हुए पड़े हुए हैं। अच्छा, जो बच्चों के झूले हैं, फिसल पट्टी हैं, वो टूटी हुई है, वो है जो बच्चे के कपड़े फट जाए, नए यूँ कपड़े पहन के आते हैं वगैरह, इस वजह से थोड़ी सुविधा चाहिए और चाहिए सुविधा। जो फव्वारे वो भी बंद है? हाँ, फव्वारे जो लगे हुए वो भी बंद पड़े हैं और आधे से ज्यादा बंद पड़े हैं। बदबू, पानी से बदबू आ रही है, बहुत महक आ रही है। आप क्या मानते हो कि पैसा भी ले रहे हैं फिर भी सुविधा होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे कोई भी आए अंदर जाए तो वहाँ की जगह वहाँ होनी चाहिए। यहाँ की स्थिति देखिए, मैंने घूमने दिल्ली से बढ़िया छोटा दिल्ली के पार्क बढ़िया है, बहुत निगम बार हो गया होने के बाद भी टिकट पैसे देने के बाद गवर्नमेंट को फायदा क्या हमारा आने का? यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ होने के बाद इतना गंदगी, इतनी टूटे फूटे नलके, ये झूले टूटे हुए, फुवारे खराब हुए, क्या फ़ायदा पैसा देने का? कोई सुविधा बनानी चाहिए, फैसिलिटी बनानी चाहिए अच्छी बढ़िया, दिल्ली से हम आए तो। अच्छा, तो जिस झूलों पर बच्चे फिसल रहे हैं तो वो किस तरह के हैं? बहुत टूटे फूटे बच्चे, क्या फ़ायदा है? ऐसे झूले खाने से फायदा बच्चे को ऐसे कि अपने हाथ से झूले खिला लो, ये क्या फायदा हुआ झूले खिला? टूटे फूटे पड़े सारे। तो फिसल पट्टी पे फिसल रहे हैं तो उसमें कोई बच्चे का पाँव हाँ फंस गया, मेरी लड़की का पाँव फिसल गया था, अभी आपने देखा भी था, उसके कपड़े फंस गए, कपड़े फट गए, नई ड्रेस दिलाई 750 रुपये की फट गई हो। ऐसा बच्चे, ऐसा क्या फ़ायदा है आने का? 5 रुपये टिकट भी ले रहे, 10 रुपये ले रहे, 25 भी ले रहे और फिर कोई फैसिलिटी भी नहीं दे। तो ऐसा फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना। हम इतने लोग जो दूर से आ रहे हैं फैसिलिटी के लिए आए ना, देखने के लिए आते हैं, कि वो पैसा खर्च करने आते हैं। अच्छा, क्या संदेश लेके जाओगे? मैं ये कहने का मतलब है, यहाँ की निगम परिषद को जो भी है, जो सरकार है यहाँ के जो भी है, उनको फैसिलिटी देखनी चाहिए, आगे अच्छी से सुविधा करनी चाहिए। सर, यहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब है, कई फव्वारे चल रहे हैं, कहीं पे नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे झूले हुए टूटे हुए हैं, यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। कहाँ पे कबूतर मरे हुए भी देखा था मैंने, एक पक्षी भी मरा, वहाँ पे स्मेल आ रही है। जबकि आपको पता है कि घूमने वाले आते हैं तो यहाँ पे साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, लेकिन इतनी कोई व्यवस्था यहाँ पे अच्छी नहीं कर रखी है। और जैसे कि वहाँ पे सुभाष चंद्र के वहाँ पे जैसे उन्होंने लगा रखा है अपने देश के बारे में, वैसे हर जगह पे उनको लगाना चाहिए। बाकी तो साफ़ सफाई पे पूरा ध्यान रखना चाहिए और टूटे हुए झूले या तो मरम्मत कराए या चेंज कराए, बाकी बच्चों के लग जाए कर जाए तो प्रॉब्लम ही है ना। अच्छा, तो क्या मानते हो कि जैसे कि भाई अभी कोरोना महामारी भी चल रही है और जो पक्षी मरे हुए हैं उससे गंदगी और बिल्कुल फैल सकती है? जी बिल्कुल सर, कोरोना महामारी को देखते हुए तो इनको साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इनका कोई इतना खास ध्यान नहीं है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। पानी भी गंदा चल रहा था, जबकि वो स्विमिंग पूल के अंदर भी वहाँ पे पानी बहुत गंदा चल रहा है, फुहारों के अंदर भी ना साफ पानी की व्यवस्था है इनके यहाँ पे। कचहरी रोड पर एलिवेटेड रोड निर्माण की कछुआ चाल से व्यापारियों में आक्रोश।
राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पिछले 3 साल से कछुआ चाल से चल रहा एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य अब कचहरी रोड के व्यापारियों और ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। सोमवार को कचहरी रोड व्यापारिक एसोसिएशन से संबंधित पदाधिकारियों व व्यापारियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि 3 साल गुजर जाने के बाद भी अभी 2 साल तक इसके पूरा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। यह राज्य सरकार की पंचवर्षीय योजना की तरह ही है, शायद पूरा हो या ना भी हो। लेकिन इस एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के चलते जिस तरह से जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी मिशन लापरवाही बरत रहा है, वह यहाँ के व्यापारी और दुकानदारों सहित अजमेर वासियों के लिए नासूर साबित हो रहा है। यहाँ सड़कों की मरम्मत नहीं होने से उड़ने वाली धूल बीमारियों को जन्म दे रही है। बुजुर्ग व्यापारियों ने तो दुकानों पर आना छोड़ दिया है। कोरोना की वजह से वैसे ही व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है। ऐसे में जो थोड़ा बहुत व्यापार होता था वह भी एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य की बदौलत बंद पड़ा है। लेकिन मोटी मोटी तनख्वाह पाने वाले सरकारी अफसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो महत्वाकांक्षी योजना अजमेर को दी थी, जिसमें एलिवेटेड रोड के में हम लोगों को एक यातायात से के जाम से जो निजात हमको मिलने वाली थी, मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने तो अजमेर को सौगात दे दी। लेकिन अजमेर का जिला प्रशासन और जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड की कंपनी है, इन्होंने इस योजना का गुड़ गोबर कर दिया है। योजना पे बिल्कुल ही बेकार तरीके से क्रियान्वयन जारी है। एलिवेटेड रोड को चलते हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक काम खत्म होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। जबकि जो इस एजेंसी को जो तय टाइम दिया गया था वो 3 साल का कब से पूरा हो चुका है। इस पर पेनल्टी भी लगाई गई है, लेकिन फिर भी काम बिल्कुल बेकार हो गया है। इन्होंने जो सड़क खोदी पिलर खड़ा करते समय, उसके बाद उस पर इतनी गंदी लीपापोती करी कि एक बरसात में ही वो सारा डामर धुल गया। मतलब उसका नतीजा ये निकला कि जो भी सड़क थी खुदी हुई, उसकी मिट्टी दुकानों के अंदर आ रही है। दुकानदारों को कचहरी रोड पे और स्टेशन रोड पे व्यापार करना बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। धूल मिट्टी, पतली धूल होती है तो वो शरीर के अंदर जा रही है, जिससे आदमी दमे, जो व्यापारी है दमे की बीमारी से ग्रसित हो रखा है। उसके बाद हम कलेक्टर साहब से मिले अजमेर व्यापार महासंघ के द्वारा और कचहरी रोड संघ के द्वारा। उन्होंने कहा 3 दिन में से डामरीकरण कराऊंगा, जिससे आपको धूल से निजात मिल जाएगी। वो डामरीकरण भी आज तक नहीं हुआ है। कहीं कहीं लीपापोती करी ठेकेदार ने, कहीं कहीं काम नहीं करा है। कुल मिला के अजमेर शहर का व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। केंद्र सरकार ने योजना दे दी, लेकिन यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जो ठेकेदार है बिल्कुल लापरवाही पूर्वक काम कर रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं इस रोड से डेली निकलता हूँ और मेरा कचहरी रोड में रोज़ ही काम पड़ता है। आज भी मैं आया था, लेकिन हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ा है। मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी का जो योजना बनाई थी, उनको धूल में लटका काम कर रही है राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार। और यहाँ का नगर निगम बिल्कुल ही भ्रष्ट है। वो सिर्फ दुकानों को सीज करने में लगा हुआ है, कमाई करने में लगा हुआ है। उनके कर्मचारी जो भी है पहले ही मिले हुए उनसे, पहले तो बिल्डिंग बनाने देते हैं, उसके बाद जाके सीज करते हैं। लेकिन आम जनता के लिए उनकी सुविधा का कोई उनको ख्याल नहीं है। आज कचहरी रोड व्यापारिक एसोसिएशन जो भी है इतना काम कर रही है, और कचहरी रोड से लगभग 30% लोग यहीं से निकलते हैं शहर में। लेकिन किसी को ध्यान ही नहीं है, ना निगम को ध्यान है, ना एडीए को ध्यान है, और ना एलिवेटर जो 3 साल का भाई साहब बता रहे थे अभी सरदार जी, बाकी किसी को भी ध्यान नहीं है। इनको ध्यान देना चाहिए। तब यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है तो कितने हालत एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, गड्ढे होते। एक्सीडेंट तो होते ही हैं, गड्ढे भी हैं। और मतलब पहले जो कचहरी रोड था उससे तो बढ़िया पहले का रोड था। ये ज़बरदस्ती का एलिवेटेड रोड जो बनाया है, इससे तो पहले बढ़िया था कचहरी रोड का। और अभी तो आम आदमी इतना परेशान हो गया है, पूछो ही मत। दुकानदारों की दुकानों की हालत ख़राब हो गई है, दुकानों में कमाई नहीं है, कोई निकलना नहीं चाहता है यहाँ से। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ फटाफट ये रोड बने, और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी है इनका कार्यक्रम फटाफट होना चाहिए, नहीं तो इनको पेनल्टी लगा के इनके ऊपर केस होना चाहिए जो भी ठेकेदार है। पिछले 3 साल से बाजार के मुख्य मार्ग पर व्यापार करने वाले दुकानदार परेशान हैं। कोरोना और एलिवेटेड रोड निर्माण की मार को झेलते हुए व्यापार करने वाले बर्बाद हो चुके हैं। समस्या तो गंभीर है। 3 साल से समस्याएं हैं। जब से एलिवेटेड जो रोड बनना चालू हुआ है, कचहरी रोड के व्यापारियों के ऊपर तो नासूर बन चुका है। धंधा व्यापार एकदम ठप हो चुका है। धूल मिट्टी इतना उड़ रहा है
कि व्यापारी का बैठना मुश्किल है। व्यापारी दमे की बीमारी हो चुकी है कईयों को। ये पत्थर जो सड़क पे पड़े हुए हैं ये उछल के एकदम दुकान के अंदर आते हैं। किसी का कांच का गेट है वो ये गेट टूटने की संभावना है भाई साहब। लोगों ने आगे पन्नियाँ लगा ली, कांच लगा लिए, लेकिन भाई साहब ग्राहक ही नहीं है, ग्राहक का पैर नहीं पड़ रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है। अजमेर में व्यापारियों में क्या जनता में संदेश गया है कि भैया कचहरी रोड की तरफ तो निकलो ही मत, निकलो दूसरी तरफ से निकलो। ये धीमी गति के भाई एक तरफ से काम बंद पूरा करके और दूसरी तरफ चालू करो ना। अब आधा काम इधर कर दिया फिर वो खाईलैंड में ले गए साहब। समझ में नहीं आ रहा है इनकी क्या है, मतलब इनकी प्रक्रिया क्या है बनाने की। मतलब सारे शहर को परेशान करोगे, सारे शहर को। हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है। कौन कहेगा कि स्मार्ट सिटी के काम कर? हमारा तो नासूर बन गया साहब, हमारा तो घर चलाना मुश्किल हो गया। बैंक की किस्त देनी है, बिजली के बिल भरने हैं, हमारे इतने खर्चे, हम तो बिल्कुल मजबूर हो गए। अब किसके पास जाएं? कलेक्टर साहब के पास गए कि भाई 3 दिन में मैं रोड सही करा दूंगा, 3 दिन में जो है रोड फसला करा के सफाई करा के और बनवा दूंगा। आज तक तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। कलेक्टर साहब का 3 दिन का हमें सकारात्मक रवैया लगा कलेक्टर साहब का। पहले भी उन्होंने हमारी मदद की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार तो भाई साहब कुछ भी काम नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। पत्थर पड़े हुए हैं जगह जगह, आप देखो व्यापारी परेशान है। बिल्कुल। हाँ, क्या चाहते हो आप लोग? भाई साहब हम तो चाहते हैं कि भाई रोड पे जो है साफ सफाई हो और इसकी गति को बढ़ाया जाए। ऐसी कछुआ चाल गति से ये जो काम चलेगा तो आप क्या 2-3 साल और निकालोगे क्या? हमारी ज़िंदगी खराब करने पे तुले हुए भाई साहब। आप कैसे व्यापार रोजगार चलाएं, कैसे हमारा घर के खर्चे चलाएं, आप बताओ। किस तरह से बीमारी तो देखो, धूल मिट्टी में बैठे हैं, धूल मिट्टी निश्चित रूप से अंदर जा रही है, सांस ले रहे, सांस लेने में तकलीफ होती है भाई साहब। किस किस को बताएं, किस किस को अपना पीड़ा सुनाएं, किस किस को दर्द सुनाएं। बालाजी भोजनालय के गले से 20,000 रुपये चुराने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने लाडपुरा से पकड़ा। 11 अगस्त बुधवार रात 8:30 बजे केंद्रीय बस स्टैंड के सामने बालाजी भोजनालय पर खाना पैक कराने के दौरान शातिराना तरीके से आंखों में धूल झोंककर गले से करीबन 20,000 रुपये चुराकर फरार हुआ बदमाश आखिर ज़्यादा दिनों तक पुलिस की नज़रों से बच नहीं पाया। भोजनालय संचालक रामकुमार द्वारा सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत के निर्देशन और उत्तर व्रत अधिकारी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी के नेतृत्व में गठित की गई टीम में थाना अधिकारी अरविंद सिंह चारण, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल भीम सिंह चौहान आदि की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और आज सूचना के आधार पर मुखबिर से मिली जानकारी के चलते लाडपुरा से आरोपी शिवराज रावत पुत्र लक्ष्मण रावत को गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन्स थाने के सब इंस्पेक्टर केशाराम ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही उसे अदालत में भी पेश किया जा रहा है। शातिर ने चलती बस से उड़ाया महिला यात्री का पर्स, 20,000 की नकदी सहित 2 तोला सोने की चेन थी पर्स में। इसी तरह 21 अगस्त को ब्यावर निवासी सुरेश कुमार की पत्नी श्रीमती दीपिका ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि वह रोडवेज बस से आ रही थी। इस दरमियान उसका पर्स किसी अज्ञात ने चुरा लिया। पर्स में 2 तोले सोने की चैन और 15 से 20,000 रुपए की नकदी थी। कुल मिलाकर 1.5 से 2 लाख रुपए का माल चोरी हुआ है। इस पर आईपीसी की धारा 379 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 21/8/2021 को श्रीमती दीपिका पत्नी सुरेश कुमार निवासी ब्यावर ने मुकदमा दर्ज कराया कि मैं 5:30 बजे रोडवेज बस से लाई थी, जिसमें मेरा पर्स चोरी हो गया। पर्स में मेरे 2 तोले की चेन और 15-20 हज़ार रुपये नकद थे, तो अज्ञात चोर चुरा के ले गया। जिस पर थाना आजमगढ़ मुकदमा नंबर 239/2021 धारा 379 में दर्ज किया गया। इंसान जारी है। क्या क्या था पर्स में? एक सोने की चेन और 15-20 हज़ार रुपये नकद बताया, लगभग 1.5 लाख रुपये। केशाराम सब थाना सिविल लाइन अजमेर। हाथीखेड़ा, खरेखड़ी और अजयसर में 5 करोड़ 54 लाख की योजना से पहुंचेगा हर घर नल का जल। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% हिस्सेदारी से सपना होगा साकार।
सोमवार को उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे व प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव महेंद्र सिंह रलावता ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि राजस्थान सरकार के पेयजल मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने अजमेर के हाथीखेड़ा, खरेकड़ी और अजेसर गांव को हर घर नल का जल पहुंचाने के लिए 5 करोड़ 54 लाख रुपए की योजना को स्वीकृति जारी कर दी है। उनके द्वारा किए गए अनुरोध के बाद पेयजल मंत्री ने इस योजना को तत्काल स्वीकृति दे दी, जिसके वर्क ऑर्डर भी जारी किए जा चुके हैं। अब जल्द ही इन 3 गांवों में बीसलपुर का पानी उपलब्ध हो सकेगा। रलावता ने बताया कि इन 3 गांवों के हजारों परिवार वर्षों से पेयजल समस्या से खासे त्रस्त थे, लेकिन उनकी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा था, जिस पर पेयजल मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए तत्काल इस संबंध में औपचारिक कार्रवाई करने के आदेश करीब 2 महीने पहले जलदाय विभाग के अधिकारियों को दिए थे, जिस पर अधिकारियों ने पूरी योजना का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा। रलावता ने बताया कि सरकार ने तीनों गांवों के लिए हर घर नल का जल योजना से जोड़ते हुए 5 करोड़ 54 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। सत्तर साल से अजमेर उत्तर के फेराफेरी गांव में पानी की व्यापक समस्याएं थी। हर चुनाव में जनता मांग करती थी, जनता अपनी बात रखती थी। कई चुनाव आए, कई चुनाव गए, पर मैं इस मौके के ऊपर राजस्थान के पेयजल मंत्री सम्माननीय बी.डी. कल्ला साहब का, सम्माननीय अशोक गहलोत जी का, सम्माननीय सचिन पायलट जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने जनता की भावनाओं को जब मैंने उनके सामने रखा और मैंने कहा कि मेरे इलाके के अंदर पानी की व्यापक समस्याएं हैं, और मुझे आप लोगों को बताते हुए इस बात का भी हर्ष है, तुरंत प्रभाव से हाथीखेड़ा, खरेकड़ी और अजेसर 5 करोड़ 54 लाख रुपए काम तुरंत प्रभाव से इन्होंने स्वीकृत कर दिए, जिनका आज खरेकड़ी और आपका हाथीखेड़ा उसके टेंडर की जो डेट है वो 31 अगस्त है। अजेसर के टेंडर की डेट वो आपके 9 सितंबर है, और दोनों जगह टेंडर वर्क ऑर्डर जारी हो गया, टेंडर हो गए। टेंडर जैसे निकलेगा शीघ्र लोगों को काम मिलेगा, और काम मिलने के साथ हर घर के अंदर नल चलेगा, क्योंकि उस इलाके में फ्लोराइड्स की बहुत बड़ी समस्या थी। बच्चों के अंदर गठिया बना रहा था, बुजुर्गों के दांत खराब हो रहे थे, हड्डियों में टेढ़ा बना रहा था। इन तमाम चीज़ों का निजात भी जब लोगों को मिलेगा, और अजमेर में जो बीसलपुर का पानी जो अजमेर की हमारी बड़ी कॉलोनी को मिलता था, उसी तरह से नियमित पानी की सप्लाई जब घर के टोंटी अगर होगी तो हमारी जो 50% जो मातृ शक्ति है, जो घर सर के ऊपर घड़ा लेकर जो पानी लेने जाया करती थी, उस मातृ शक्ति को राजस्थान की सरकार ने एक सौगात दी है। मैं इस मौके के ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, वहाँ के हमारे यहाँ के पेयजल मंत्री जी का, और विशेष तौर से मेरे अजेसर के जो सरपंच रजाक साहब जो बैठे हैं, इनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अशोक जी चीता का, करकड़ी वालों का, मैं कहूँगा छोटू सिंह जी का, मैं रावत जी का हाथीखेड़ा से, और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा जयशंकर चौधरी जी का, जो इन 5-6 गाँवों के प्रभारी हैं कांग्रेस की तरफ से। निरंतर रूप से जयशंकर चौधरी जी ने मेरे पे दबाव बना के, मुझे प्रोत्साहित करके, समय समय पे मुझे आगाह करके अपनी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को राजस्थान सरकार तक पहुंचाया। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने मेरी अनुशंसा पर, मेरे आग्रह के ऊपर 5 करोड़ 54 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। से अजमेर उत्तर के फेराफेरी गांव में पानी की व्यापक समस्याएं थी। हर चुनाव में जनता मांग करती थी, जनता अपनी बात रखती थी। कई चुनाव आए, कई चुनाव गए, पर मैं इस मौके के ऊपर राजस्थान के पेयजल मंत्री सम्माननीय बी.डी. कल्ला साहब का, सम्माननीय अशोक गहलोत जी का, सम्माननीय सचिन पायलट जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने जनता की भावनाओं को जब मैंने उनके सामने रखा और मैंने कहा कि मेरे इलाके के अंदर पानी की व्यापक समस्याएं हैं, और मुझे आप लोगों को बताते हुए इस बात का भी हर्ष है, तुरंत प्रभाव से हाथीखेड़ा, खरेकड़ी और अजेसर 5 करोड़ 54 लाख रुपए काम तुरंत प्रभाव से इन्होंने स्वीकृत कर दिए, जिनका आज खरेकड़ी
और आपका हाथीखेड़ा, उसके टेंडर की जो डेट है वो 31 अगस्त है। अजय सर की टेंडर की डेट वो आपकी 9 सितंबर है और दोनों जगह टेंडर वर्क ऑर्डर जारी हो गया, टेंडर हो गए। टेंडर जैसे निकलेगा शीघ्र लोगों को काम मिलेगा और काम मिलने के साथ हर घर के अंदर नल चलेगा, क्योंकि उस इलाके में फ्लोराइड्स की बहुत बड़ी समस्या थी। बच्चों के अंदर गठिया बना रहा था, बुजुर्गों के दांत खराब हो रहे थे, हड्डियों में टेढ़ा बना रहा था। इन तमाम चीज़ों का निजात भी जब लोगों को मिलेगा और अजमेर में जो बिसलपुर का पानी जो अजमेर की हमारी बड़ी कॉलोनी में मिलता था, उसी तरह से नियमित पानी की सप्लाई जब घर के टोटके पर होगी तो हमारी जो 50% जो मातृशक्ति है, जो घर सर के ऊपर घड़ा लेकर जो पानी लेने जाया करती थी, उस मातृशक्ति को राजस्थान की सरकार ने एक सौगात दी है। मैं इस मौके के ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, वहाँ के हमारे यहाँ के पेयजल मंत्री जी का और विशेष तौर से मेरे अजय सर के जो सरपंच रजाक साहब जो बैठे हैं, इनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अशोक जी चीता का, करगड़ी वालों का, मैं कहूँगा छोटू सिंह जी का, मैं रावत जी का हाथीखेड़ा से, और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा जयशंकर चौधरी जी का, जो इन 5-6 गाँवों के प्रभारी हैं कांग्रेस की तरफ से। निरंतर रूप से जयशंकर चौधरी जी ने मेरे पर दबाव बना के मुझे प्रोत्साहित करके समय समय पे मुझे आगाह करके अपनी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को राजस्थान सरकार तक पहुंचाया। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने मेरी अनुशंसा पर, मेरे आग्रह के ऊपर 5,54,00,000 रुपये स्वीकृत किए हैं, जिससे इन तीनों गाँवों के अंदर पेयजल बिसलपुर का पानी वहाँ पहुँचेगा, लोगों को राहत मिलेगी। इसलिए मैंने आप लोगों को कष्ट दिया था। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ। Audio Jungle.